सो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ऑफ द मेन चैप्टर केमिस्ट्री का, जो आपका क्लास 10th का मेन चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कई बच्चों को मुश्किल भी लगता है। ठीक है, तो इसके हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे विद द क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यूज। तो इसमें हम एमसीक्यू और असर्शन रीजन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। 26 से 25 क्वेश्चन होंगे इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल्सो इसमें सारे टॉपिक्स वन बाय वन क्वेश्चन में कवर भी होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स। तो हम सबको पता है जो कार्बन होता है वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल, नॉन मेटल है यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि जो कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं दैट आर, उनमें वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, यानी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और आयोनिक बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आयोनिक बॉन्ड बेटर देन कोवेलेंट बॉन्ड इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केस। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद नन ऑफ द अबव भी आंसर नहीं होगा इसका। स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन बिकॉज कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन मेटालिक। ठीक है, दे आर नॉन मेटालिक। सो आंसर विल बी और बी ऑप्शन। अगर इसमें पूछा होता विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट आर द नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हमें पता है एक कार्बन का एलोट्रॉप होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ। अब इसको जानने के लिए कई बच्चे दो मेथड से करेंगे इसको। एक तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरा, इसको डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमें याद होता है दैट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे? जैसे CnH2n+2, ये मैंने किसका फॉर्मूला लिखा है? एल्केन का फॉर्मूला लिखा है। एल्केन का फॉर्मूला लिखा है तो इसमें यहाँ पर देखो C की वैल्यू 3 है, यानी N की वैल्यू 3 है, तो C3, 2 3 6 एंड 6+2 इज H, तो H8 आ गया, H8 आ गया। ठीक है, तो हमें सीधा पता चल रहा है ये एक एल्केन है, तो हम डायरेक्ट एल्केन पे आंसर लगा देंगे। अब इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखो, हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि हम एल्केन्स बना रहे हैं। एल्केन बनाया 3 कार्बन का, 3 हाइड्रोजन इधर लगेंगे, 3 हाइड्रोजन इधर लगेंगे और 2 हाइड्रोजन इधर लगेंगे, तो दिस इज C3H8। तो हमें यहाँ से भी पता लग गया कि एक एल्केन है। और कौन सा एल्केन है? दिस इज प्रोपेन। दिस इज प्रोपेन। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है और इसका होता है CnH2n-2। साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिमिलर एज एल्कीन्स, CnH2n बट सिंगल बॉन्ड बॉन्ड एंड साइक्लिक बॉन्डिंग। ठीक है, ये याद रखना है। तो दिस इज, इसका आंसर क्या होगा? एल्केन्स आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर द कंपाउंड पेंटेन। ठीक है, पेंटेन के बारे में अब क्या? पेंटेन हम सबको पता है क्या होता है, एल्केन का 5th मेंबर पेंटेन। अब पेंटेन है तो हम पेंटेन बना लेते पहले सिंपल, 5 H3
H2 हमें पता है कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो इसके हिसाब से हम हाइड्रोजन फिल करते हैं। दिस इज C5H12। एक तो यही हो गया खुद का, एक हो गया। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है। क्या बोला मैंने? आइसोमर्स वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है, यानी वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं लेकिन फॉर्मूला सेम होता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को स्ट्रक्चर सेम बनाना है, फॉर्मूला सेम रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 कार्बन यहीं लेने देता हूँ, बाकी सेकंड पोजीशन पे जोड़ देता हूँ। एक किसको? आपका मिथाइल ग्रुप को। ठीक है, मिथाइल ग्रुप को मैंने, ये CH3 को मैंने यहाँ जो जुड़ा हुआ था उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर, तो ये एक आइसोमर बन गया। ये एक आइसोमर बन गया। देखो टोटल तो 1 2 3 4 5 ही कार्बन है, लेकिन अब ये आइसोमर बन गया, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब हम एक और बना सकते हैं कि 3 कार्बन मैंने यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए, तो 3 कार्बन, दिस इज 2 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन और ये पेंटेन, इसको हम नियोपेंटेन भी कहते हैं, इसको आइसोपेंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, आइसो क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे जब भी मिथाइल ग्रुप लगता है उसको आइसो डाल देते हैं नाम, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंटेन। और सेकंड पोजीशन पे ही 2 कार्बन लग जाए तो उसको बोलते हैं नियो, और पूरा 5 है तो पेंटेन, याद रखना। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे कि ये जो कार्बन है 1 2 3, अगर ये वाला मिथाइल जो हम रह गया है वो अगर हम थर्ड पोजीशन पे लगा दे CH3 को, तो ये भी तो यही बन गया, हम यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बात एक ही पड़ती है, तो ये दोनों सेम है, तो हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा आ गया, तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे, तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि जो एल्कीन्स होती हैं, ठीक है, एल्कीन्स होती हैं, उनमें हम हाइड्रोजन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम। ठीक है, तो ये क्या करती है, एक एक हाइड्रोजन जोड़ती है। ठीक है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो याद रखना कभी भी 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड हटता है। ठीक है, एक बॉन्ड हटता है। अब यहाँ पर हमने डाली एक हाइड्रोजन, तो एक इधर गया, एक इधर गया, तो 2 हट गए, एक बॉन्ड हट गया, इसमें से एक बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड बन गया, यानी एल्काइन से हमने एल्कीन बना दिया। दिस इज एडिशन, दिस इज एडिशन रिएक्शन, कुछ ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, और फिर इसमें हम जब H2 डालेंगे और निकल डालेंगे, पैलेडियम या प्लैटिनम डालेंगे और हीट करेंगे, तो फिर से इसमें हाइड्रोजन गैस जुड़ेगी और एक बॉन्ड को एलिमिनेट कर देगी, यानी सिंपल एल्केन बना देगा, सिंपल एल्केन बना देगा। तो दिस इज एल्केन। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो द एडिशन रिएक्शन, तो कौन सा अंडरगो करेगा, यानी कौन एडिशन रिएक्शन करेगा? या तो एल्काइन करेगा या तो एल्कीन करेगा। एल्केन कहाँ से कर लेगा? एल्केन पे अब फर्दर हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि कार्बन की अब सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है, लेकिन हम एल्कीन्स और एल्काइंस का कर सकते हैं, एल्कीन्स का एडिशन नहीं करेंगे। तो देख लो एल्केन कौन सा, ये तो एल्केन है तो ये नहीं होगा। C3H8 CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें लग रहा है यानी ये भी एल्केन है, तो गलत है। C2H6 ये भी एक एल्केन है, ये भी गलत है। C2H4 यानी CnH2n लग रहा है, यानी एल्कीन है, और एल्कीन एडिशन रिएक्शन जा सकती है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन C2H4। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ethanol on complete oxidation gives the following product. ओके, एथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? C2H5
OH। ठीक है, इथेनॉल जब भी ऑक्सीडेशन होता है इथेनॉल का, गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इथेनॉल का यानी इथेनॉल जब टूटता है तो वो CO2 रिलीज करता है और वाटर रिलीज करता है। ये हमने पढ़ा है, ये रिएक्शन पढ़ी है कि इथेनॉल जब टूटता है तो यानी इसके मोल बैलेंस करने के लिए हम 2CO2, ठीक है, अब बैलेंस यू विल डू। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इथेनॉल जो है वो जब उसका ऑक्सीडेशन होता है इथेनॉल का, ठीक है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है यानी इथेनॉल जब टूटता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? इथेनोइक एसिड? नो। क्या इथेनॉल प्रोड्यूस होता है? नो। क्या एसीटोन प्रोड्यूस होता है? यहाँ अल्कोहल है, ठीक है, और यहाँ ये 2 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इथेनॉल बनेगा नहीं। ठीक है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी नहीं बनेगा। ये डायरेक्ट रिएक्शन से क्वेश्चन है आपकी, तो आंसर आपने क्या क्या होगा इसका? CO2 एंड वाटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपेन इज। ठीक है, सो यू ट्राई फर्स्ट। यस, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपेन नॉन। ओन आ गया, ओन यानी कीटोन, याद रखना, कीटोन में ओन, ओन, वन एंड ओनली कीटोन। C डबल बॉन्ड O है, ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो दिस इज योर नॉट अल्कोहल, नॉट कार्बोक्सिल। अल्कोहल होता है ROH, कार्बोक्सिल होता है RCOOH, कीटोन होता है ROR, जस्ट सेकेंड, इट इज CORR, ये हमेशा बीच में लगता है। एल्डिहाइड होता है CHOR। ठीक है, देखो, तो आंसर विल बी योर कीटोन। अब लेट मी गोज टू द प्रीवियस क्वेश्चन। देखो, ये इथेनॉल है, ठीक है, आप इथेनॉल ले लो, या आपने पढ़ा होगा CH4 का, जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो CO2 बनता है, वाटर बनता है, और बहुत सारी हीट रिलीज होती है। हीट को हम डेल्टा के साइन से दिखाते हैं। ठीक है, दिस इज योर ऑक्सीडेशन कंप्लीट, इसको हम, इस ऑक्सीडेशन को बोलते हैं कंबशन। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है जब इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल यानी CH3CH2OH, एथेनॉल जब भी टूटता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में रिलीज हो जाता है। ये भी एक तरह का कंबस्टिबल ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो आंसर होगा CO2 एंड वाटर। ये डायरेक्ट सवाल है, इसमें इतना कुछ सोचने की बात नहीं है। अगर आपको रिएक्शन याद है तो यू कैन डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग बिकॉज। अब देखो, ये सवाल शुरुआत की जो कुछ पेजेस हैं उसमें से आया है, और ये उसी में से आया है कि जिसमें बताया गया है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों नहीं कर सकता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता। अब हम क्वेश्चन का ऑप्शंस देखते हैं। इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट शेल, क्या इसीलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती? इसीलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये हमने बनाया कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, KL शेल, ठीक है, तो यहाँ 2,4, हाँ ये बात तो सही है कि 4 होता है क्या, पर ये क्या इसका रीजन है ये हम अभी बताएंगे, और क्वेश्चन और ऑप्शन को रीड करके। हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई हाई एनर्जी लगती है और लॉस करने में भी एनर्जी लगती है, इसीलिए भी तो आपके इलेक्ट्रॉन ना देता है ना लेता है, बस कोवेलेंट बॉन्डिंग, बिकॉज इट शेयर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी बात है क्योंकि वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये तीनों बातें मुझे तो सही लग रही हैं। एंड इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, इसीलिए भी, क्योंकि अगर आउटर मोस्ट में 3 होता तो 3 निकाल देता, आउटर मोस्ट में 5 होता तो 3 गेन कर लेता, लेकिन 4 है, अब 4 गेन करे या 4 लॉस करे, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, 4 इलेक्ट्रॉन भी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी शेयर करता है। दैट इज वाई कार्बन कंपाउंड फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड
आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड, ओके. अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है? अनसैचुरेशन यानी समझ लो, अनसैचुरेशन में हमारे पास दो आते हैं, एक तो एल्कीन आता है और एक होता है एल्काइन, और सैचुरेशन में एल्केन आते हैं. तो हमें या तो इसमें से कौन सा एल्कीन हो सकता है या तो एल्काइन हो सकता है, हमें ये देखना है, वही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. तो मीथेन एल्केन होता है? नहीं, वो तो सैचुरेटेड होता है, दिस इज सैचुरेटेड. इथेन नहीं, ये भी एल्केन है, सैचुरेटेड. इथीन ये एक एल्कीन है, तो हाँ ये अनसैचुरेटेड. और प्रोपेन एक एल्केन है, तो ये सैचुरेटेड होगा. तो आंसर विल बी इथीन. विनेगर, विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ. तो विनेगर किस चीज का सोल्यूशन? विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड. और वो कितना परसेंटेज में होता है वो यहाँ लिखा है, देखो. आपको ये याद रखना, विनेगर बहुत, एसिटिक एसिड बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है विनेगर में. तो आपको 15 से 20 वाला तो देखना ही नहीं है, 50% वाला तो बिल्कुल नहीं देखना है, ये तो देखना ही नहीं है, ऑप्शन है. अब विनेगर हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, ठीक है, पिकल बनाने में यूज करते हैं, हम विनेगर इंजेस्ट भी करते हैं कई कई चीज़ों में मिला के, तो वो अल्कोहलिक में तो नहीं आएगा. तो 5 to 8%, ठीक है, 5 to 8% इन एसिटिक एसिड इन वाटर. तो यानी ये जो CH3CHCOOH एसिटिक एसिड है, ये पानी में मिलके यानी ये 5 to 8% होता है. बाकी आपका 95, ठीक है, तो 93% आपका क्या होता है? वाटर होता है. तो 5 to 8% एसिटिक एसिड एंड 95 to 93% इज योर वाटर प्रेजेंट होता है. तो आंसर विल बी बी ऑप्शन. नाउ 10th क्वेश्चन, 10th पे आ गए हम. यस, 10th क्वेश्चन देखो. ग्रेफाइट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन बिकॉज, देखो क्या होगा, लुब्रिकेंट की तरह क्यों यूज होता है हैवी मशीनरीज में? अब कुछ बच्चे इसको गलत करेंगे. हार्ड एंड ब्रिटल, गुड कंडक्टर, हमें पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट भी ठीक है, ठीक है. ग्रेफाइट लिक्विड नहीं होता टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर, तो इसको हटा दो. हार्ड एंड ब्रिटल, अगर वो हार्ड एंड ब्रिटल होगा तो क्या हम उसको एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन का काम क्या होता है? स्मूथनेस प्रोवाइड करना, ठीक है. तो हैवी मशीन्स को हार्ड एंड ब्रिटल स्मूथनेस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. स्मूथनेस यानी सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस या स्मूथनेस यानी स्लिपरीनेस. तो क्या होगा? सॉफ्ट एंड स्लिपरी. इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है. ये बात सही है कि इट इज अ कंडक्टर ऑफ, गुड नहीं कहेंगे, इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है ना, एक इधर बाहर निकला होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें ये बताना है कि ये लुब्रिकेंट में इन हैवी मशीन्स में कैसे यूज होता है. तो क्योंकि सॉफ्ट एंड सेपरी होता है तो मशीनें इजीली काम कर पाती. नेक्स्ट एलोट्रॉप से, देखो एलोट्रॉप से क्वेश्चन आ गया. और ये क्वेश्चंस ना कुछ कुछ एनसीईआरटी की लाइन से भी हैं जो बच्चे स्किप कर देते हैं, ठीक है. तो ये देखो लुब्रिकेंट ऑफ मशीनरी वर्क्स, ये ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं करते, पर इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा, नाउ विच एलोट्रॉप ऑफ अ कार्बन इज शेप्ड लाइक सॉसर बॉल. ये तो सबको पता है, कार्बन 60, बकमिस्टर फ्यूलरीन, ठीक है. ग्रेफाइट नहीं होता, डायमंड नहीं होता, सॉसर बॉल, बॉल से याद रखो C60 बॉल, ठीक है, बकमिस्टर फ्यूलरीन. सिंपल क्वेश्चन. हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं? सिंपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एल्केन. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं. एल्केन कहते हैं. एल्केन्स आते हैं सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यस, अनसैचुरेटेड नो, एरोमेटिक नो, आयोनिक नो. तो आंसर विल बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज, अब देखो ये कहीं कहीं वेरी करता है, ठीक है. तो बेसिकली 0.02% से
0.03% है वैसे तो, लेकिन आप जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलोगे तो दैट विल बी 0.02%। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। 1% नहीं है, 0 है। ठीक है, कई टीचर्स एक्सेप्ट करते हैं 0.03 को भी, बट 0.02 ही आप करके चलो, दैट विल बी ओके। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन? अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था CnH2n का, साइक्लो कंपाउंड्स के लिए। अभी हमारा शायद पहला दूसरा क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया था साइक्लो एल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n विद सिंगल बॉन्ड, और साइक्लिक बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो अब देखो क्या है, मैं ऐसे भी बता देता हूँ, और वैसे भी जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता कैसे निकालना है ये भी बता देता हूँ। तो साइक्लोब्यूटेन है, ब्यूटेन हमें पता है C4, कार्बन 4 आना चाहिए, तो यहाँ C4H4 2 8 यानी H8 आ जाएगा। अब देखो कहीं C4H8 है। अब देखो मैंने ये फॉर्मूले से तो निकाल लिया, अब कहीं बोलेंगे तो एल्कीन है, एल्कीन का ही ये फॉर्मूला है, लेकिन जब हम साइक्लो एल्कीन्स को बनाते हैं तो उसमें से दो दो हाइड्रोजन निकलते जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में। जैसे देखो साइक्लोब्यूटेन है, ब्यूटेन यानी 4 कंपाउंड, अब साइक्लो है यानी सारे कार्बन एक एक बॉन्ड से अपने आप से कनेक्टेड है। अब इसके पास कितने बचे, दो, दो बॉन्ड, इस पे भी दो बॉन्ड, इस पे भी दो बॉन्ड, 4 कार्बन है, दो दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा C4H8। ठीक है, तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन C4H8, H6 नहीं, H4 नहीं, H10 नहीं, दिस इज एल्केन, दिस इज, ठीक है, दिस इज एल्काइन, this is alkyne and this is alkene, this is cycloalkane। ठीक है, कौन सा एल्केन, ब्यूटेन, तो आंसर विल बी बी। अब सोप से क्वेश्चन आ गया है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड्स में, और हर साल ही आता है बेसिकली। अगर सोप से कोई क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर यही क्वेश्चन, सोप मॉलिक्यूल हैज अ डैश। अब जो इसका हेड होता है, ठीक है, हेड होता है और टेल होती है बेसिकली। ठीक है, ये जो हेड है ये तो सोडियम है, सोडियम से बना हुआ है, और बाकी जो है वो आपकी कार्बन से बनी हुई है। तो हमें याद रखना है कार्बन वाली चेन, कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक चेन है, यानी जो इसकी टेल पार्ट होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी। हाइड्रोफोबिक यानी पानी से डरेगी। ठीक है, पानी से डरेगी, और इसका हेड होगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक यानी इसका फिलिक मतलब लविंग, तो वाटर लविंग इज द हेड ऑफ द सोप, वाटर फियरिंग इज द हेड ऑफ टेल ऑफ अ सोप। देखो अब क्या होता है, सपोज ये डस्ट है इधर, तो सोप में से ही पार्टिकल आएंगे, सोप का पार्टिकल जिसे मिसील बोलते हैं, तो क्या होगा, आसपास तो पानी है, आसपास पानी है, पानी से कौन डरता है, पानी से कौन डरता है, टेल, तो वो डस्ट की साइड इकट्ठा हो जाएगी। और पानी से प्यार कौन करता है, हाइड्रोफिलिक यानी पानी से प्यार करने वाली, सोडियम यानी हेड, तो ये बाहर रह जाएगा। तो ऐसे अरेंजमेंट होती है इसकी, ऐसे अरेंजमेंट होती है इसकी, आपने पढ़ा होगा। हम हेड को हाइड्रोफोबिक हेड नो, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल यस, बी ऑप्शन, हाइड्रोफिलिक हेड एंड टेल नो, हाइड्रोफोबिक हेड नो। तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक टेल होती है वाटर फियरिंग। ठीक है, तो आंसर विल बी और बी ऑप्शन। गिव द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, आईयूपीएससी नेम बताना है हमको, एंड आईयूपीएससी नेमिंग बहुत इजी होती है, एटलीस्ट 10th के बेसिस पे तो बहुत ईजी होती है। देखो हमें पता है क्या है, एस्टर है, ठीक है, ये आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी, C डबल बॉन्ड O, C2H5, ये एक एस्टर है, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, क्यों, देखो ये पूरा एक एस्टर ग्रुप है, तो एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप के हम लास्ट में लगाते हैं O8, एल्केन O8, क्या लगाते हैं, एल्केन O8, और यहाँ एल्केन,
एल्काइल, बेसिकली एल्काइल। तो O के साथ जो ये चेन कनेक्टेड है इसको एल्काइल फॉर्म में रखते हैं, और बाकी ये जो पूरा ग्रुप है ये एल्केनोएट में फॉर्म में होता है। कैसे होता है देखो, ये चेन क्या है, इथाइल की, और एल्केन O8 कितने कार्बन है, दो, दो के लिए हम इथ लगाते हैं, एन एस्टर है, O8, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इथाइल मिथाइल ईथर तो होता है ROR, प्रोपेनोइक एसिड RC डबल बॉन्ड O, OH वाला केस हो गया, और ब्यूटेनॉन RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज। तो ये तो कीटोन, ये ईथर, ये कार्बोक्सिल एसिड, ये कीटोन, एक ही बचता है इथाइल इथेनोएट। और वैसे भी देखते तो कई बच्चे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख के आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक COOH होता है, H को हटा के जब हमने C2H5 डाल दिया तो दैट इज एस्टर ग्रुप। बेसिकली ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये H था, इसको H को हमने हटा दिया और बेसिकली इसके साथ एक R चेन ग्रुप जोड़ दी, दिस इज एस्टर। ठीक है, तो आंसर विल बी योर A ऑप्शन। solubility of alcohol in water is primarily due to, देखो याद रखना, सॉल्युबिलिटी का जब भी कोई सवाल आए तो आपको याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयोनाइजेशन आपने पढ़ा नहीं, वोलेटाइल नेचर भी नहीं आपने पढ़ा, लो डेंसिटी भी नहीं पढ़ा, तो एक ही ऑप्शन बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होता है देखो, ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल है और ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, जस्ट अ सेकेंड, ROH का मॉलिक्यूल है और ये OH का मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं आपस में, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जिसकी वजह से सॉल्युबल रहता है पानी में। पानी में वही सॉल्युबल रहेगा जिसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बन पाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एक का H ले लो, ROH है ना, और एक का OH, और H ये वाटर है, ये H2O ये वाटर का स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इनमें ना पार्शियल, एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं है लेकिन ये पार्शियल बॉन्डिंग बनाते हैं। कैसी, हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से वाटर सॉल्युबिलिटी होती है अल्कोहल की पानी में ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द सॉल्ट ऑफ, सीधा याद रखना है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, +2 +2। कैल्शियम, हार्डनेस ऑफ वाटर कौन करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम कैल्शियम नहीं, आयरन सोडियम नहीं, सोडियम पोटेशियम नहीं, सीधा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता। नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड, ठीक है पहले हम इथेनोइक एसिड बना देते हैं। इथेनोइक एसिड इज व्हाट, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है, ये रिएक्ट होता है। तो याद रखना कहीं भी NaHCO3 आ जाए, यानी कहीं भी CO3 आ जाए और गैस इवोल्यूशन का पूछे तो आपको सीधा कार्बन डाइऑक्साइड मार्क कर देना है। ठीक है, सीधा कार्बन डाइऑक्साइड मार्क कर देना है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, बेसिकली ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ONA बना देगा, ये H हटा, ठीक है, पानी बना देगा और CO2 बना देगा। कैसे बनाएगा, देखो मैंने एस्टर का बताया था कि ये टूटेगा बॉन्ड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हट जाएगा, अब ये Na पॉजिटिव ये HCO3 नेगेटिव है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसकी बॉन्डिंग समझा देता हूँ पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O बच गया हमारे पास, और यहाँ से Na पॉजिटिव था तो मैंने Na यहाँ जोड़ दिया पॉजिटिव, ये कंपाउंड बन गया, बन गया। अब हमारे पास बचा है HCO3 और हमारे पास बचा है एक H। देखो इसमें से CO2 निकाल दो, CO2 निकाल दिया तो एक ऑक्सीजन बता, दो हाइड्रोजन बचे, तो ये क्या बना लेंगे, पानी का फॉर्मेशन H2O बना लेंगे। तो बेसिकली क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज सोडियम इथेनोएट, वाटर एंड CO2। तो क्या पूछा है, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देती है, टर्न लाइम वाटर मिल्की, क्या रिएक्शन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है जो मिल्की होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये भी चीज पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं इसमें कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू इवॉल्व अ गैस which convert the lime water, which convert basically calcium
क्विकलाइम को चेंज कर देती है। नाउ तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा कार्बन CO2। कैटिनेशन एबिलिटी इज हाईएस्ट इन, देखो कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जिसका साइज कम होता है ना उसकी हाईएस्ट कैटिनेशन एबिलिटी होती है। तो सिलिकॉन भी कार्बन की मेंबर का फैमिली है, लेकिन सिलिकॉन का साइज बड़ा तो ये नहीं होगा। नाइट्रोजन हमने पढ़ा नहीं, कैटिनेशन, ऑक्सीजन नहीं पता। कैटिनेशन आपने कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की प्रॉपर्टी में पढ़ा है, सीधा कार्बन आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास कुछ 5-6 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। अब आ गया असर्शन रीजन, ठीक है। नाउ अब मैंने यहाँ पर, वैसे तो ऑप्शंस में होता है असर्शन रीजन, ए बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक सी होता है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, एक होता है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, एक होता है दोनों ही फॉल्स हैं, वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाता है बोथ फॉल्स, ठीक है, वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाता है। नाउ कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, क्या बोल रहा है, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। यस, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अब देखो असर्शन रीजन क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने होते हैं, आप दो तरह कैसे कर सकते हो। या तो आप ऐसे करो कि पहले असर्शन पढ़ो, यहां तक असर्शन पढ़ा, यहां लगा दो बिकॉज, बिकॉज से स्टार्ट करो ये वाली स्टेटमेंट, अगर वो उसका बिकॉज बन रहा है तो वो उसका आंसर है। दूसरी साइड से आप क्या कर सकते हो, आप रीजन पढ़ो, सबसे पहले रीजन पढ़ा, ये रीजन है इसका, ठीक है। इसके बाद आप लगाओ दैट्स वाई, दैट्स वाई के बाद आप आओ इसकी स्टार्ट करो असर्शन की। तो मैं दोनों से आपको समझाता हूँ, आसान रहेगा। देखो, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स बिकॉज कार्बन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। सही बात है, वो इसलिए इतने सारे कंपाउंड बना सकता है क्योंकि कार्बन प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है टेट्रावेलेंसी, यानी 4 बॉन्ड बना पाता है किसी से भी, और कैटिनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग से भी अपने आप को बहुत सारे नंबर्स में बना सकता है केमिकली। ये बात सही है। अब मैं रीजन पढ़ता हूँ, रीजन पढ़ के असर्शन पढ़ते हैं। अब देखो, कार्बन एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन, दैट्स व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। तो ये भी इसका फॉर्मूला, ये भी इसका रीजन असर्शन दोनों सही हैं, एक दूसरे का फॉर्मूला भी बन, एक दूसरे का आंसर भी बन रहे हैं, तो इस बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी, दोनों ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, समझ में आ गया कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। assertion reason, graphite is a good conductor of electricity because each carbon atom in graphite is bonded to 3 other leaving 1 free electron। सही बात है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन होगा तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब each carbon atom in graphite bonded to the 3 other leaving 1 electron free, that's why graphite is a good conductor of electricity। ये भी सही बात है, दोनों दोनों तरह से हमारा आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन आएगा, दोनों ही सब करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, द आउटर सरफेस ऑफ कुकिंग वेसल गेट blackened over time because incomplete combustion of fuel results in सूती कार्बन डिपोजिट्स। सही बात है, हमने पढ़ा है जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन का, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है किसी भी कार्बन यानी फ्यूल का, तो हमारा कार्बन ब्लैक की तरह डिपॉजिट हो जाता है इनकम्प्लीट कंबशन में, कार्बन ब्लैक की तरह वेसल्स के अराउंड ब्लैकन करने लगता है। अब हम रीजन पढ़ते हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल रिजल्ट्स इन सूती कार्बन डिपॉजिट because the outer surface that's why the outer surface of the cooking vessel gets blackened over the time। तो ये इसका दैट्स वाई भी बन रहा है और असर्शन का ये रीजन भी बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लास्ट 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आई थिंक 3 ही बचे हैं, यस, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इथेनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन लाइक टिंचर आयोडीन,
क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और इथेनॉल इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट्स व्हाई इथेनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन लाइक टिंचर आयोडीन। अब टिंचर आयोडीन का क्या होता है? इसको एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट यानी एक ऐसा बेसिकली सॉल्वेंट तो आप सबको पता है क्या होता है, कैसा मीडियम चाहिए होता है जिसमें वो बहुत सॉल्यूबल हो, और वो एथेनॉल दे सकता है। तो एथेनॉल में टिंचर आयोडीन होता है मैन्युफैक्चर, इसलिए वो मेडिसिन में यूज होता है। सही बात है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लास्ट हमारा क्वेश्चन है आई थिंक, यस। असर्शन क्या है? सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर। सही बात है, बिकॉज सोप रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन टू फॉर्म इनसोल्यूबल स्कम। सही बात है। क्योंकि हमें क्यों नहीं धोना चाहिए कपड़े हार्ड वाटर से? क्योंकि जब ये सोप के मॉलिक्यूल्स कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ आएंगे तो एक इनसोल्यूबल स्कम बना देंगे जो हमारे कपड़ों को या क्लोथ्स को खराब कर सकता है। तो ये भी सही आंसर होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारा करा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। इसको जिसको नहीं आए दोबारा करके देखना, एंड कितने सही हुए मुझे बताना। इसके बाद हम सेशन लाएंगे मेटल एंड नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, 25 एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन। ठीक है, आप 25 से 50 एमसीक्यूज इस पर चैप्टर के आप अगर कर लोगे तो दैट इज़ वेरी मच इनफ, क्योंकि आपके ऑब्वियसली 16 एमसीक्यू आते हैं, उसमें से भी केमिस्ट्री के 4-5 ही आते हैं, 4-5-6 आते हैं। उसमें से भी कार्बन एंड कंपाउंड के दो बेसिकली दो आएंगे, या एक भी आता है या तीन भी आता है कभी कभार। ठीक है, तो इन्हीं में से घुमा फिरा के कहीं से आएगा। सो यही सेशन हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम मिलेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स में, और इससे पहले मैं बायोलॉजी के लिए भी क्विज सेशन लेके आऊँ। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।